कुर्सी का सीएम कौन की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जीतन राम मांझी को विधायकों ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें हटा दिया गया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का सीएम कौन की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जीतन राम मांझी को विधायकों ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें हटा दिया गया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर एक बार चुन लिया गया है। अब बॉल केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि बिहार के भी गवर्नर है, उनके पास अतिरिक्त प्रभार है, उनके पाले में है। इससे पहले केसी त्यागी कह चुके हैं कि अगर गवर्नर विधायकों की परेड कराना चाहें तो हम परेड कराने के लिए तैयार हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। अभिषेक चंद्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहली जानकारी तो ये बताइए कि कितने विधायक, क्या बहुमत वाले विधायक वहाँ पर बैठक के अंदर मौजूद थे? बिल्कुल दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 100 की संख्या भर में विधायक और मंत्री अभी अभी खत्म हुए जेडीयू के विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। उपस्थिति साफ दर्ज करा रही थी कि बहुमत नीतीश कुमार के साथ में है और जीतन राम मांझी अब हल्के पड़ चुके हैं। अभी अभी शरद यादव और केसी त्यागी दोनों मिलकर एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। मीडिया को वो ब्रीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विधायक दलों के लोगों ने, उनके सदस्यों ने मिलकर के एक राय से इस बात की मंशा जाहिर कि जीतन राम मांझी अब उनके नेता नहीं होंगे और सर्वमान्य तरीके से नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। यानी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है दीपक की नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू के विधायक देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जीतन राम मांझी फिलहाल दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर चुके हैं और इस बैठक दल में जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि वो नहीं आएंगे और वो नहीं आए। फिलहाल शरद यादव, केसी त्यागी और अन्य बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि अभी अभी खत्म हुए विधायक दल की बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नया नेता चुन लिया है। मांझी को हटाने की सिफारिश कर दी गई है और अब गेंद पूरी तरीके से केसीनाथ त्रिपाठी यानी कि बिहार के राज्यपाल के पाले में जा चुकी है कि अब अगला कदम केसीनाथ त्रिपाठी क्या लेते हैं। लेकिन स्पष्ट है विधायकों की एक राय है, करीब 100 से ज्यादा की संख्या में विधायक यहाँ मेरे सामने अभी मौजूद हैं, जो कि नीतीश कुमार जिन्होंने अपना दस्तावेज जो है वो साइन करके दे दिया है और राज्यपाल तक ये चिट्ठी पहुंचने वाली है कि जेडीयू विधायक दल का नया नेता नीतीश कुमार ही होंगे। दीपक, अभिषेक, सवाल यह है कि मांझी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कहते हैं जेडीयू के नेता? बहुत सारे कारण है दीपक। पिछले 6-7 महीने में मांझी जिस तरीके से बेलगाम काम कर रहे थे, तमाम वो निर्णय, ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे थे जो कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं थे, उनके करीबी मंत्रियों को पसंद नहीं थे। टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास करके गृह सचिव आवेश सुभानी है, कई आईएएस हैं, यहाँ तक कि जो चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह है, इनके तबादले की बात की जा रही थी। ललन सिंह और पीके शाही, ये जो सीनियर मंत्री हैं, नीतीश के काफी करीबी हैं, इन्होंने गृह सचिव को लिख करके इस पर ऑब्जेक्शन किया था। तो और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मांझी जो है एज ए नेता ज्यादा हावी होते जा रहे थे, पार्टी के कार्यों को वो आगे नहीं बढ़ा रहे थे और अपनी राजनीति चमकाने में लग गए थे। एक बड़ा स्पष्ट कारण केसी त्यागी के आज सुबह का बयान है दीपक, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रेम जीतन राम मांझी को ले हुआ। यानी इंडिया न्यूज को सबसे पहले सुबह में ही खबर मिल चुकी थी कि जीतन राम मांझी का जाना तय है और कहीं न कहीं बीजेपी से बढ़ती ही नजदीकियां, ये और नरेंद्र मोदी के समर्थन में तमाम बयान, बीजेपी के समर्थन में तमाम बयान। जीतन राम मांझी ने खुल करके कई बार नरेंद्र मोदी के कामकाज करने के तरीकों को पसंद किया, उसकी तारीफ की। ये सारी बातें जो है जेडीयू को और खास करके नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। तो ये बहुत सारे कारण थे। इसके अलावा अभिषेक, क्या यही कारण था कि ये मौका चुना गया जीतन राम मांझी को हटाने का? वरना जिस तरीके से आपने कहा कि कई महीनों से वो बेलगाम हुए जा रहे थे, उनकी जबान बेलगाम हो रही थी, कई मौकों पर नीतीश कुमार से गुहार लगाई गई कि जीतन राम मांझी को अब हटा दिया जाना चाहिए, तब ऐसा नहीं किया, ये कदम अब उठाया गया क्योंकि जीतन राम मांझी अब पार्टी के लिए घातक साबित हो रहे थे, उनका बने रहना अब जेडीयू के लिए ही ठीक नहीं था? बिल्कुल अनुराग,
जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए गले की वो हड्डी बन चुके थे, जिसे जेडीयू ठीक से ना तो निगल पा रही थी और ना ही ठीक से उगल पा रही थी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जेडीयू के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना बहुत जरूरी हो गया था। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि नए सिरे से एक जो मर्जर की बात हो रही है, 6 पार्टियों की मर्जर, एक महाविलय की बात हो रही है, वो शेपअप करेगी बिहार में। और जीतन राम मांझी को खुद लालू ने भी हरी झंडी दे दी थी कि इन्हें हटाया जाए। मुलायम सिंह भी कई बार नीतीश कुमार से फोन पर बात करके उनसे अनुरोध कर चुके थे कि वो बागडोर संभाले बिहार की। तो कई तरह से प्रेशर आ रहा था नीतीश कुमार का कि जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू का नुकसान ही ज्यादा कर रहे हैं, फायदा कम पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव में हर वोट कीमती होता है अनुराग, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, केसी त्यागी, नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से मिलकर के पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे बैठकों के बाद इस निर्णय पे ये लोग पहुंचे कि हर हाल में अब जीतन राम मांझी को बाहर का रास्ता दिखाना ही है। ऐसे में जीतन राम मांझी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? जेडीयू ने तो अपनी स्ट्रेटेजी तय कर ली है, क्या बीजेपी का प्रेम होगा जीतन राम मांझी के प्रति? दीपक, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि फिलहाल एक भविष्य के गर्भ में ही है। बीजेपी ने हमेशा से ग्रीन सिग्नल दिया है जीतन राम मांझी के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है जीतन राम मांझी के लिए। जीतन राम मांझी अगर मोरल राइट्स की बात करें दीपक, तो उन्हें स्वयं ही अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब एक बार कैबिनेट की बैठक होती है और 29 मंत्रियों में 2/3 मेजोरिटी आपके पास नहीं होती है, आप बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने की बात राज्यपाल को करते हैं और केवल 7 मंत्री ही आपके साथ होते हैं और 19 मंत्री हस्ताक्षर करके राज्यपाल को एक चिट्ठी देते हैं जिसके टेक्स्ट कॉपी इंडिया में उसके पास मौजूद है। तो कहीं नहीं, अगर मोरल ग्राउंड की बात करें दीपक, तो जीतन राम मांझी को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी उन लोगों में से नहीं है जो कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार के लिए रास्ता खाली कर दे। तो देखना अब ये होगा, दिलचस्प मोड़ बिहार की राजनीति देते जा रही है कि जीतन राम मांझी क्या करते हैं और केसरी प्रसाद त्रिपाठी क्या करते हैं। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ने अपनी कैबिनेट से डिसोल्यूशन का प्रस्ताव भी पास करवा लिया है, भले से वो अल्पमत का प्रस्ताव हो, और उसको भी वो गवर्नर को दे सकते हैं। तब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि गवर्नर उस पर क्या फैसला लेते हैं। प्रदीप जी, बीजेपी की अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? बीजेपी ने आज डिमांड कर दी है शहनवाज हुसैन ने कि वहां पर नए चुनाव होना चाहिए, सरकार मैंडेट खो चुकी है। अमित शाह ने आज बड़ी भारी मीटिंग भी कर ली है इस पर, बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं उनके साथ। बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर चल रही होगी तुरंत चुनाव करा लिए जाए बिहार में, ऐसे में तो नीतीश मार्टर हो जाएंगे। नहीं, देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता। बीजेपी की पहली कोशिश ये होगी कि कोई सिंपैथी नीतीश कुमार या जेडीयू आरजेडी को न मिलने पाए, पहले ये इंश्योर करने की कि अगर ये सरकार गिर रही है तो उनके इनर कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण गिर रही है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरी कोशिश ये होगी कि बीजेपी इस स्थिति में हो कि वो तय करे कि चुनाव कब होंगे विधानसभा के। तो जो गलती दिल्ली में की बीजेपी ने कि अरविंद केजरीवाल को रीग्रुप होने का, खड़े होने का मौका दिया, वो जेडीयू आरजेडी को करने का मौका शायद नहीं देना चाहेगी बीजेपी। तो आज की जो बैठक अमित शाह के साथ हो रही है, हमको लगता है इसमें जो रणनीति बनेगी वही उसी रास्ते पर गवर्नर बिहार के चलेंगे। प्रदीप जी, जेडीयू के खेलने के लिए कुछ बचा क्या वहां? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं। जो जेडीयू में राय बन रही थी, ये हो रहा था कि जीतन राम मांझी को हटाने से एक गलत मैसेज जाएगा। जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे थे महादलित, पिछड़े और मुसलमान का, वो टूट जाएगा। लालू के साथ मिलकर यादव भी मिल जाते हैं। लेकिन आखिर में पिछले 4-5 दिन में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने रहे तो जेडीयू को चुनाव लड़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मतलब उनका हारना अभी से तय हो जाएगा। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की अराजकता हो गई थी प्रदेश में, उसमें ये जेडीयू को समझ में आ गया था कि उनका कोई भविष्य नहीं है, कम से कम अगले विधानसभा चुनाव में। तो जीतन राम मांझी का जाना उसी समय तय हो गया था। अब मामला ये है कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र या बीजेपी ये मौका देगी कि 8 महीने का शासन वो चलाकर अपनी स्थिति सुधार सके, अपने को सुदृढ़ कर सके। मुझे इसमें संदेह लगता है। बीजेपी ने कहा है अनुज जी कि वो मांझी की सरकार को गिरने नहीं देगी, तो क्या वो दांव खेलेगी अपने जो 80 से ज्यादा विधायक हैं उनके 90 के आसपास
वो एक सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे मांझी को, और 88 ही है, 40 चाहिए 90 के आसपास जी, लगभग 40 चाहिए होंगे, और 40 को तोड़फोड़ की कोशिश करेंगे वो मुश्किल दूर की कौड़ी लगती है। नहीं देखिए, 122 पे बहुमत होगा, उतने आंकड़े शायद नहीं जुटा पाए, और 8 महीने तक तो चला पाना कठिन काम होगा, क्योंकि बीच में विधानसभा का एक सत्र कराना होगा और वहां उनसे बहुमत दिखाने के लिए कहा जा सकता है। कभी भी विपक्ष कभी भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ निर्णय होना होगा वो अगले 2-3 महीनों के अंदर ही करना होगा, उससे अधिक लंबा खींच पाना कठिन काम हो जाएगा। नहीं, ये भी चर्चा थी कि 40 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, 32 से लेकर 40 विधायक नीतीश के खिलाफ हैं। ये चर्चा भी जीतन राम मांझी का कैंप बकायदा स्प्लिट के लिए, वो तो केसरीनाथ त्रिपाठी, वो तो स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर है, वो मामला लंबा खींच सकता है, लंबा खींच सकता है, लेकिन उससे बदनामी होगी। नहीं, मगर देखिए अभी स्पीकर जो है वो जनता दल यू के हैं वहां पर ना, तो यदि वो पहले ही सीएम वाले धड़े को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो फिर आगे का गेम खत्म हो जाएगा। आगे का गेम खत्म हो जाएगा, यानी वो संभावना कम है, वो संभावना न के बराबर है कि वहां पर बीजेपी के सपोर्ट से किसी भी तरह की सरकार बन जाए। यदि किसी तरह से स्पीकर यदि मांझी के साथ होते हैं, उसको हम रूल आउट करके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, 2 ही ऑप्शन है, एक प्रेसिडेंट रूल, दूसरा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी को किसमें फायदा नजर आता है वही फैसला होने वाला है। और तीसरा, तुरंत विधानसभा को भंग करके चुनाव करा दिया जाए। बिल्कुल, नहीं, वो तो है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद तो फिर केंद्र के हाथ में आ जाएगा कि चुनाव कब कराएं। तो बीजेपी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, खासतौर से अगर दिल्ली जीतती है तो। सब कुछ दिल्ली के जीतने पे निर्भर करेगा। काफी कुछ, सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए दिल्ली के नतीजे का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, सॉरी, मैंने आपको रोका, आप खत्म कर सकते हैं अपनी बात। हाँ, अगर विपरीत रिजल्ट आता है तो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर बिहार के नतीजों पर, चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता हमको। फिलहाल हम एक बार बिहार विधानसभा की स्थिति बता दें। बिहार विधानसभा में जेडीयू के 119, मैंने कहा था 90 के आसपास 88 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बड़े खुश थे रविशंकर प्रसाद जी और बाकी नेता जब वो 90 के आसपास का फिगर बता रहे थे। विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई थी। आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 और अदर्स के पास 6 हैं। और लेकिन हाल के दिनों में जीतन राम मांझी जी के इर्द गिर्द एक मतलब भाजपा ने जो उनको कल तक कठपुतली कहने में संकोच नहीं किया करते थे, 24 घंटे में 48 बार बोला करते थे, अचानक से उन्होंने उनके इर्द गिर्द अपनी ये घिनौनी राजनीति शुरू की। तो इसके मद्देनजर कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि जनता दल विधानमंडल दल जिसकी बैठक अभी हो रही है, उसका जो भी निर्णय होगा हम साथ में हैं उसके, और हम इसके आगे विलय की प्रक्रिया को देख रहे हैं। विलय संभवतः बहुत जल्द होगा और विलय के बाद बिहार की राजनीति का चरित्र बिल्कुल बदल जाएगा। एक तरफ आपको एक प्रगतिशील विकल्प होगा और दूसरी तरफ आपको बहुत ही अनुदार चरित्र का दक्षिणपंथी विकल्प होगा। शायद उससे घबरा करके भाजपा के लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सर जेडीयू हो या आरजेडी, दलितों की राजनीति हमेशा से करती आई है, छोटे वर्गों की राजनीति, लेकिन एक दलित सैटेलाइट लिंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रदीप सिंह जी, कितनी संभावना है कि जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए? देखिए, संभावना बहुत कम है। जीतन राम मांझी का निश्चित रूप से बीजेपी इस्तेमाल करना चाहेगी, लेकिन उनके साथ काफी बैगेज भी है। वो कब क्या बोलेंगे, किसके खिलाफ बोल देंगे, ये भी एक समस्या है। तो बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ये चाहेगी कि वो अलग दल बनाकर और जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करें, बजाय कि उनको पार्टी में शामिल करें। लेकिन आपने कहा कि शायद ये संभावनाएं नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। जीतन राम मांझी खुद कह चुके हैं कि जब मैं मन बना लूंगा तो 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे केवल। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि जब मन बना लेंगे तो फिर कौन रोक सकता है। नहीं। लेकिन सवाल ये कि लेने वाले का मन बनता है कि नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये भी कहा था कि नीतीश कुमार बोलेंगे तो मैं कुर्सी त्यागने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने 1 मिनट क्या 1.5 घंटे कन्विंस करने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी। क्या अनुज जी? जी, बिल्कुल सही बात है। और यदि वो विधायक दल के विशेष के खिलाफ चले गए हैं तो ये कहना पड़ेगा कि गद्दी पर बैठने के बाद सभी नेता हो जाते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। मीम अफजल साहब एक पत्रकार भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, और बिहार की राजनीति पर बड़ी तीखी नजर रखते हैं। मीम अफजल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा है, जनता दल के विलय की तैयारी हो रही है, आप जनता दल के पुराने सदस्य रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ हो रहा है उसका अल्टीमेट फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा?
मीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे चूंकि जीतन राम मांझी साहब जो पिछले दिनों काफी उनके खिलाफ नाराजगी उनकी पार्टी में बढ़ती चली जा रही थी, और ये भी लगता है कि दोनों का जब मुकाबला करते हैं आवाम या स्टेट के बाहर। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली का एग्जिट पोल के नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं। उन नतीजों पर हम चलेंगे, दिल्ली की चर्चा करेंगे, लेकिन ये खबर थोड़ी बड़ी हो गई है। अनुराग, आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी की शख्सियत में ऐसे कौन से पहलू हैं जो उनको एक नेशनल लीडर बना देते हैं और उन पर चर्चा करने की जरूरत हमको महसूस हो रही है? देखिए, मुझे लगता है जीतन राम मांझी को खुद ये अब से कुछ महीने पहले तक भरोसा नहीं था कि वो एक नेशनल सिनारियो पर चमकने वाले नेता बन जाएंगे, पर जिस तरीके से अपना मोहरा बना करके नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार की नेशनल लीडर बना देते हैं और उन पर चर्चा करने की जरूरत हमको महसूस हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जीतन राम मांझी को खुद ये अब से कुछ महीने पहले तक भरोसा नहीं था कि वो एक नेशनल सिनारियो पर चमकने वाले नेता बन जाएंगे, पर जिस तरीके से अपना मोहरा बना करके नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार की पॉलिटिक्स में लाए, मुख्यमंत्री बनाया, मुझे लगता है कि उसके बाद उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जैसे हनुमान को उनकी शक्तियों का एहसास कराया गया था, ऐसे जीतन राम मांझी ने जिस तरीके के बयान दिए, बेलौस होकर के बयान दिए, उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ ले। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को सराहा। इससे लगा कि शायद नीतीश कुमार ने उनको जो पावर दी है वो उसका इस्तेमाल करना अब सीख गए हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें अब मोहरे की तरह इस्तेमाल न किया जाए। और जिस वक्त नीतीश कुमार को यह लगा कि वो घातक हो सकते, मुझे लगता है कि दीपक, जीतन राम मांझी अपनी करतूतों की वजह से आंख का कांटा या आंख की किरकिरी नहीं बने, बल्कि जिस तरीके से बीजेपी उनके सपोर्ट में आई, नीतीश कुमार को यह लगा कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल हो सकता है, राज्य स्तर पर भी, नेशनल स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो मुझे लगता है कि फिर नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि बलि का बकरा अब जीतन राम मांझी को बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी बलि का बकरा बने हैं, क्योंकि मैंने प्रदीप जी उनसे कई घंटे बातचीत की, इंटरव्यूज लेने से पहले और इंटरव्यू के बाद, और मुझे लगा कि उनके पास हर सवाल का जवाब था। वो बड़े वाक्पटु थे, वो जानते थे कि उन्हें क्या कहना है, वो जानते थे कि उन्हें क्या कम्युनिकेट करना है। मैंने उनसे पूछा कि आप तो सीएम बन गए, क्या आपका पीएम बनने का सपना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ठोकरे खाते खाते मैं सीएम बन गया, क्या पता ठोकरे खाते खाते एक दिन में पीएम बन जाऊं। नहीं, देखिए, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनको पता है राजनीतिक कैलकुलेशन क्या होता है। उनसे मैंने पूछा कि आपने नीतीश कुमार से जुड़े हुए हर अफसर का ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा ट्रांसफर तो सीएम का प्रेरोगेटिव है। मैंने कहा कि आप अपने गुरु नीतीश कुमार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको एक एक करके निपटा रहे हैं। बोले मैं निपटा थोड़ी रहा हूं, उनकी सहूलियत, उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इन सवालों का जवाब, बोले आप नीतीश कुमार से सलाह नहीं लेते? बोले मैं जिस दिन भी वो सलाह देने की इच्छा रखते हैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनसे सलाह लेता हूं। बोले हर बात पर मुझे उनसे सलाह लेने की जरूरत थोड़ी ना है। देखिए, ये राजनीति में हम लोग ये पहली बार नहीं देख रहे हैं। जब भी किसी को आप कठपुतली समझते हैं, आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था सिंडिकेट ने, और उन्होंने उसके बाद क्या किया। तो कोई पद पर आने के बाद जब अपनी ताकत का एहसास होता है, तब फिर आदमी दूसरी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। उस समय जब कोई ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं हम तुम्हारे बॉस हैं, हमारी वजह से तुम बने हो। जीतन राम मांझी को मालूम है कि वो मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकते थे, मुख्यमंत्री एक विशेष परिस्थिति में बन गए वो, अब उनको नहीं बनना है। अगर वो चुपचाप बने रहते तो हो सकता है 6 महीने या 4 महीने और मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि रेजोल्यूशन है, जिस दिन उनको बनाया गया, मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना गया, उसी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया कि 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार ने उस समय मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ा था कि उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था, वो उसको ठंडा करना चाहते थे। उनके खिलाफ जो नाराजगी पार्टी के अंदर बन रही थी उसको शांत करना चाहते थे, इसलिए एक ब्रीदिंग टाइम वो चाहते थे। जीतन राम मांझी को उन्होंने इसलिए चुना कि उनके सामाजिक समीकरण में वो फिट बैठते थे, और उनको लगता था कि उनकी कमजोरी नीतीश कुमार की ताकत बनी रहेगी, वो पीछे से शासन चलाते रहेंगे। जीतन राम मांझी ने बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बता दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं। आप पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं हूं, फैसले मैं करूंगा। तो जितने लोग नीतीश कुमार के करीबी थे, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो,
सबकी ताकत उन्होंने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री, मैं बॉस हूं, जब तक मैं मुख्यमंत्री पद पर हूं तब तक मैं बॉस हूं और उसी के अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा था कि मैं रबर स्टैम्प सीएम नहीं हूं, खड़ा हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, कई बार इंफेसिस करके वो बोलते थे। देखो जी, गद्दी पर बैठने के बावजूद जिन्होंने हनुमान जैसी उस शक्ति का एहसास नहीं किया वो केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है जो 10 साल तक रहने के बाद भी खुद को नेता मानने, अंदर से न मानने लगे। और यदि नेता मानना शुरू कर रहे हो तो उसका पहला इंडिकेशन होता कि 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े होते, नहीं लड़े वो, इसलिए वो समझ में आ गया कि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आपने बड़ी सही पैरेलल राजनीतिक तुलना की है, लेकिन आप सेफोलॉजी को, जातिगत समीकरणों को बहुत अच्छे तरह समझते हैं अनुज जी। मुझे बताइए कि अब महादलित वोट का क्या होगा? लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि मांझी ने जो बयान दिए थे, चाहे वो शराब वाला लेकर हो, चाहे वो गरीबों की लाइफस्टाइल को लेकर हो, वो किस तरह से जीते हैं उसको लेकर हो, चाहे वो गरीब लोगों से जुड़े हुए अफसरों को लेकर हो, उनकी SC ST अफसरों की अलग मीटिंग को लेकर हो, उन्होंने उस वोट बैंक को मांझी ने अपनी तरफ कंसोलिडेट करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की और कुछ हद तक उसमें कामयाब होते हुए नजर आए। और जेडीयू को बाकायदा ये डर बना रहा कि कहीं वो महादलित वोट बैंक के अंदर एक डेंट न लगा दें, उनको हटाने से एक गलत मैसेज न जाए कि जेडीयू महादलित के खिलाफ हो गई है। उस वोट बैंक का अब क्या होगा? दीपक जी, जिस काम के लिए उनको बनाया था उसका वो तो नुकसान हो गया अब, क्योंकि यदि हाँ उल्टा हो गया बिल्कुल, क्योंकि यदि आपने उनको किसी मजबूरी के तहत भी आगे बरकरार रखा होता तो भी एक अलग बात होती, लेकिन आज तो वो अपने समाज के अंदर एक हीरो के रूप में उभर के आए हैं, ऐसा आदमी जिसकी रीढ़ है। और देखिए कई तो प्रदेश हैं, लगा दी उन्होंने, बिल्कुल मुझे लगता है कि कई प्रदेश हैं जहां पर दलित अभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना, यानी उनके लिए लगता है कि सपना ही रह जाएगा। मैं याद करता हूं कि जब सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके पहले तक, एक दिन पहले तक उनका ये कहना होता था, अरे कोई नहीं बनाएगा, यानी मराठा कभी बनने नहीं देंगे। लेकिन वो महाराष्ट्र जैसे राज्य में जब दलित मुख्यमंत्री इतने वर्षों बाद बना, तो फिर बिहार में जब बना हो तो आप सोचिए कि जो दलित समुदाय है, महादलित समुदाय है, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग आनी स्वाभाविक है। और वो सत्ता का स्वाद चख लेने के बाद कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति वो फिर इतनी आसानी से, यानी जब 8 महीने के अंदर चुनाव होना है तो इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे लोग इस बात को। बिल्कुल, बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बने हैं उस पर तो हमारी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि बिहार की खबर बड़ी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के सबसे सटीक नतीजे हम आपको थोड़ी ही देर बाद बताना शुरू कर देंगे। क्यों अनुराग, कैसे बताएंगे नतीजे? एग्जिट पोल आप देखेंगे, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल दीपक, दिल्ली के जो विभिन्न क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, बड़ी दिलचस्प वोटिंग हो रही है। अनुमान के मुताबिक 6 बजे से ऊपर भी वोटिंग जा सकती है। और मुझे लगता है कि जो आम राय है वो अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ होती हुई नजर आ रही है। अब ये कैसे कह दिया? देखिए जो सपोर्ट वोट आम आदमी पार्टी का था वो मुझे लगता है सुबह निपट चुका। अब शाम की जो हवा है वो मुझे लगता है कि बीजेपी के हक में ज्यादा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने हमें खबर दी, जिस तरीके से माहौल उन्होंने डिस्क्राइब किया, उससे लगता है कि दीपक अब ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ऊंट किसी भी करवट बैठे, हम अपने एग्जिट पोल में बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में बिहार और दिल्ली पर बात हो सकती है। बैठक में मांझी को समर्थन का प्रस्ताव आ सकता है। पीएम ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। हम अपने संवाददाता से भी बात करने की कोशिश करेंगे इस खबर पर। संजय शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या होने वाला है इस कोर ग्रुप की बैठक में और कौन कौन मौजूद है? दीपक जी, अभी हमको एक खबर मिली है कि बिहार में जीतन राम मांझी को समर्थन देने पर बीजेपी विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास 7 RCR पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें कि अमित शाह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित तमाम कोर कमेटी के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कुछ ही देर में बैठक 7 RCR पर दीपक जी शुरू होने वाली है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को जेडीयू में झटका लगा है, जेडीयू ने उनको समर्थन देने पर विचार हो रहा है। जीतन राम मांझी को बाहर से समर्थन देने पर विचार कर सकती है, इसी नाते बैठक बुलाई गई है। नहीं, लेकिन बाहर से भी समर्थन देंगे तो वहां पर बहुमत का आंकड़ा 122 है। 100 से ज्यादा विधायक जो हैं, लोगों ने सारी स्थितियों से अवगत करा दिया है। हम लोग पल पल की वहाँ की स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं और जैसी जो भी स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार हमको निर्णय लेंगे जो है।
बीजेपी कर रही है महादलित के साथ कहीं न कहीं अन्याय कर रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी उस महादलित सीएम को सपोर्ट करेगी? नहीं, आखिर नहीं, सपोर्ट और विरोध करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है। न हमसे किसी ने सपोर्ट मांगा है, लेकिन महादलित को तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनाया था और नीतीश जी ने नैतिकता की दुहाई दी थी, बड़ी बड़ी बातें कही कि बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान किया उन्होंने लोकतंत्र के लिए। आज 7 महीने में ऐसे क्या परिस्थिति पैदा हो गई, एक महादलित को हटाकर वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सारी परिस्थितियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है और जैसे जैसे स्थिति वहाँ की डेवलप होगी और जब हमारी रिएक्शन की आवश्यकता होगी या कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी तब हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोग को और सारे विकल्प हमारे खुले हैं और पल पल की स्थितियों पर हम निगाह रखें। देखिए, बीजेपी तो पहले से चुनाव के पक्ष में है क्योंकि मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को बीजेपी और जेडीयू की मिलकर सरकार चलाने की। तो जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा उसी दिन उनको भंग करके नए चुनाव में जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार का जनादेश लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए नहीं था। ये चुनाव भंग तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम है कि भंग करने के बारे में क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो पार्टी प्रारंभ से इस मत की रही है कि लालू यादव से हाथ मिलाने के पहले और नीतीश कुमार को भंग करके नया जनादेश लेना चाहिए था, क्योंकि जनादेश बिहार का लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए नहीं था। मिस्टर मोदी, संवैधानिक संकट आया है, सीएम अलग कह रहे हैं, पार्टी अलग कह रही है। देखिए, अभी पूरी हम लोग को रिपोर्ट नहीं है, टीवी से ही आधे अधूरे समाचार मिल रहे हैं। जैसे अधिकृत जानकारी मिलेगी उसके अनुसार पार्टी कदम उठाएगी। मिस्टर मोदी, Manji has said that he will not resign. He has though recommended a dissolution of the Assembly of Bihar. This is a clear case of a constitutional crisis in the Bihar. In Bihar, how do you look at this crisis? No, still we don't know actually what has happened. Cabinet has taken a decision or not taken a decision. He has conveyed that decision to the Rajyapal or not. We don't know all these things in details. Only news are coming through the media. तो सारे विकल्प खुले हुए हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन विकल्प सीमित भी हैं। इस पर भी हमने बात की है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी एग्जिट पोल में आपको 70 की 70 सीटों के परिणाम कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन हम आपको दिखाएंगे 70 की 70 सीटों का हाल। हम आपको ये बताएंगे कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 70 की 70 सीटों में कौन जीत सकता है।